तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। हमेशा देखिए मैं हर टीम के बारे में बताऊंगा, हर टीम के साथ जैसे जैसे आपकी फरमाइश आ रही है उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेकर आता हूं। अब केकेआर वर्सेस एमआई की बहुत फरमाइश आ रही थी कमेंट्स में आपकी कि केकेआर वर्सेस एमआई की भी एक वीडियो बनाई जाए, उन दोनों टीमों की भी तुलना की जाए। तो चलिए इन दोनों टीमों के बारे में भी बताते हैं। हालांकि आप लोगों को हमारी ये सीरीज बड़ी अच्छी लग रही है, आप लोग लगातार इसको पसंद करें तो इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर। तो केकेआर की टॉपिक जो हम लगातार बता ही रहे हैं, केकेआर की टीम मेरे हिसाब से वही होगी। गुरबाज नीतीश राणा को मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि नीतीश राणा ऊपर खेले ताकि मजबूत नजर आए केकेआर की टीम, ऊपरी क्रम मजबूत नजर आए। श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, रसल, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर रहेंगे यहाँ पर, शार्दुल ठाकुर रहेंगे, उमेश यादव यहाँ पर रहेंगे, फर्गूसन या साउदी कोइसा और वरुण चक्रवर्ती, ये मैंने निचले क्रम पर रख दिया है। ये पूरी टीम केकेआर की है। अब बात करते हैं मुंबई की। देखिए मुंबई की टीम को कुछ खुशखबरी मिली है तो कुछ मुंबई की टीम कहीं कहीं मुझे कमजोर भी नजर आ रही है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी भी मुंबई की टीम में मुझे वो दम नजर नहीं आ रहा है जो 2000 के आसपास हुआ करता, 2021-22 में वो बात नजर नहीं आई। देखिए अब यहां पर मुंबई की टीम में रोहित है, ईशान है, टिम डेविड, मुझे ऐसा लगता है कि शायद नंबर 3 पर टिम डेविड को खिलाना चाहिए। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा किया है ऊपरी क्रम पर, तो टिम डेविड। उसके बाद में नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव को रखिए, नंबर 5 पर तिलक वर्मा को रख लीजिए, नंबर 6 पर ब्रेविस को रख लीजिए, नंबर 7 मुझे इनका खाली नजर आ रहा है। मुझे नंबर 7 पर कोई खिलाड़ी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो इनकी टीम में होना चाहिए। अब देखिए क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों का भी मसला पड़ता है, 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को आप खिला सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, और भारतीय ऑलराउंडर को इनके पास नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर मुंबई को भी काम करना पड़ेगा। जब ऑक्शन में जाएंगे तो आपको नंबर 7 पर एक अच्छा खिलाड़ी लेना पड़ेगा, वो भी इंडियन लेना पड़ेगा। अगर आप बैन स्टोक्स, सैम करन या कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ियों के पीछे चले गए तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि फिर आप टिम डेविड या फिर ब्रेविस या फिर, क्योंकि जोफ्रा आर्चर वापस आ रहे हैं इस बार, इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो फिर आप जैसन बेरेंड्रोफ को इन्होंने लिया है तो आप फिर इन खिलाड़ियों में से किसी को आपको बाहर बैठाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक वो बात खोजनी पड़ेगी जो हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या एक साथ करते थे मुंबई के लिए। मुंबई चैंपियन इसलिए बनती थी क्योंकि उस वक्त 3 बेहतर ऑलराउंडर थे, पोलार्ड थे, हार्दिक पांड्या थे और कुणाल पांड्या थे, ये तीनों खेलते थे टीम में एक साथ, इसलिए मुंबई चैंपियन होती थी। लेकिन अब मुंबई में आपको वो चीजें नजर नहीं आएंगी, इसलिए मुझे मुंबई कमजोर नजर आती है। और नंबर 7 पर मुंबई को वो खिलाड़ी खोजना पड़ेगा और भारतीय खिलाड़ी होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब यहां पर जसप्रीत बुमराह होंगे, जोफ्रा आर्चर की वापसी इस बार हो रही है, मैदान पर उतर चुके हैं, गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जेसन बेरेंड्रोफ को इन्होंने लिया है तो अच्छे गेंदबाज है, मैं चाहता हूं कि वो गेंदबाजी करें और खेले। मुंबई की गेंदबाजी थोड़ी सी मजबूत नजर आएगी, पिछली बार उतनी बेहतर गेंदबाजी नहीं थी। और यहां पर ऋतिक शौकीन या कुमार कार्तिकेय, दोनों में से कोई एक स्पिनर यहां पर आपको खेलता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर डिस्कस करते हैं कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम मजबूत है और किस पोजीशन पर कहां पर क्या देखना चाहिए। देखिए ओपनर के तौर पर मैं हमेशा डिस्कस करता हूं तो गुरबाज और नीतीश राणा, रोहित और ईशान। तो यहां पर देखिए मुंबई नाम बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है मेरे भाई। मुंबई 5 बार की चैंपियन, रोहित 5 बार के विजेता कप्तान, नाम बहुत बड़े बड़े, डबल शतक भी लगा चुके हैं, लेकिन काम बहुत छोटा है। काम छोटा इसलिए कि क्योंकि पिछले 2022 की बात करो, 2022 के बाद से मैचेस की बात करो, मतलब बल्ला नहीं चल रहा है। तो ओपनर के तौर पर मुझे कहीं ना कहीं केकेआर मजबूत लग रही है। अगर फॉर्म को देखें और करिश्मे को देखें तो मेरे भाई केकेआर मुझे मजबूत नजर आ रही है। मुंबई के पास नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। रोहित का बल्ला नहीं चला है, ईशान का बल्ला भी 2022 में नहीं चला था। हालांकि टीम इंडिया में आकर कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली, लेकिन वो धुआंधार पारी नहीं नजर आई, जो 70-80 रन की एक तूफानी पारी होती है, वो मुझे नजर नहीं आई दोनों ही बल्लेबाजों से। तो यहां पर मुझे रोहित शर्मा की कुछ एक पारी जरूर नजर आई है। एक पारी T20 विश्व कप में आई, एक पारी एशिया कप में, ऐसी एक छुट पारी, लेकिन वो धुआंधार अंदाज वाला रोहित मुझे नजर नहीं आया। 2022 आईपीएल में नजर नहीं आया, 2022 के बाद में टीम इंडिया में नजर नहीं आया। तो रोहित शर्मा और ईशान के साथ दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप मुझे उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है जितना मुझे केकेआर की गुरबाज और नीतीश राणा की समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं ओपनर के तौर पर केकेआर को ऊपर रखना चाहूंगा। अब बात करते हैं नंबर 3 पर। देखिए नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, इधर टिम डेविड।
काम के तौर पर श्रेयस अय्यर देखिए दोनों को टिम डेविड ने हाल के दिनों में अपना डेब्यू किया है, बढ़िया पारियां खेली है, कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन बात सारी क्या है ना, तूफानी अंदाज के बल्लेबाज हैं। अगर ऊपरी क्रम जल्दी गिर गया, जो होगा मुझे पता है, मुंबई का ऊपरी क्रम ढहेगा, 2023 में भी मुंबई के साथ ऐसा काम होना है, ये मुझे मालूम है। अगर मुंबई के साथ ऊपरी क्रम ढह गया तो टिम डेविड संभाल नहीं पाएंगे, वो तजुर्बा उनको नहीं है कि पारी को रोक कर कैसे चलते हैं, पारी को संभाल कर कैसे चलते हैं, वो तजुर्बा उनको नहीं है, क्योंकि वो आते ही शॉट खेलना शुरू करते हैं, तेज तर्रार पारी खेलना शुरू करते हैं। हो सकता है 15 गेंदों पर 40 बना दें, लेकिन हो सकता है कि फिर 15 गेंदों पर आउट भी होकर चले जाएं, तो वो बल्लेबाज टिम डेविड हैं। तो यहां पर मैं श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहूंगा, क्योंकि तजुर्बा भी है, तेज भी खेल सकते हैं और तजुर्बा भी है, दोनों चीजें हैं। टिम डेविड के पास तजुर्बा नहीं है, यहां पर मैं ये है सबसे बड़ी बात। अगर फंस गए तो जल्दी भी फंस सकते हैं, तुक्का लग गया तो तेज पारी भी खेल सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर पर आप भरोसा कर सकते हैं। अब बात आती है नंबर 4 की, रिंकू सिंह और स्काई। तो जाहिर तौर पर मैं सूर्य कुमार यादव को ऊपर रखूंगा रिंकू सिंह से, हालांकि रिंकू सिंह भी अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया में धमाल कर रहे हैं, रिंकू सिंह डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ परसेंट सूर्य कुमार यादव को ऊपर रखूंगा। यहां पर मैं रखूंगा 30 रिंकू सिंह और 70%, क्योंकि सूर्य कुमार यादव थोड़े ज्यादा खतरनाक फॉर्म में है, बहुत बेहतर फॉर्म में है, तो यहां पर सूर्य कुमार यादव को मैं ऊपर रखूंगा, और अच्छे हैं भी, ऊपर रहने लायक भी है, बहुत शानदार बल्लेबाज है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। देखिए नंबर 5 पर श्रेयस वेंकटेश अय्यर और तिलक वर्मा, दोनों का मिला जुला सा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट जो 2022 के बाद रहा है। दोनों ने अच्छी पारियां खेली, तिलक वर्मा के बल्ले से भी कुछ अच्छी पारियां निकली हैं, वेंकटेश अय्यर ने कुछ मिला जुला, हालांकि चोटिल हो गए थे बीच में, लेकिन कुछ मिला जुला प्रदर्शन किया है। तो यहां पर मैं दोनों को 50-50 रखूंगा, कोई ऐसी मुझे आक्रामक पारी दोनों से नजर नहीं आई, लेकिन क्योंकि वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी से कमाल कर सकते हैं, और 2022 IPL 2022 के बाद उन्होंने एक मैच में 6 विकेट भी ले लिए थे और अच्छे रन भी बनाए थे, तो वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी से भी कमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 50-50 दोनों को रखूंगा, तिलक वर्मा और वेंकटेश अय्यर को। अब बात आते हैं नंबर 6, भाई ब्रेविस और रसेल। तो जाहिर तौर पर रसेल नो डाउट, दुनिया का कोई भी इंसान रसेल को ऊपर रखेगा ब्रेविस से, हालांकि ब्रेविस नौजवान है, जवान खून है, नए खिलाड़ी हैं, तेज गति से रन बनाते हैं, लेकिन भाई रसेल गेंद को फाड़ देते हैं, मैदान के बाहर पहुंचा देते हैं, दूसरी गेंद लानी पड़ती है, तो रसेल के अंदर तो वो ताकत है। तो मेरे भाई रसेल के आगे तो ब्रेविस मुझे कहीं नजर नहीं आते हैं। हाँ, अगर यहां बेन स्टोक आ जाते, अगर यहां कोई और खिलाड़ी कैमरून ग्रीन होता, तो मैं समझता कि कुछ टक्कर है, लेकिन ब्रेविस मुझे उस तरीके के नजर नहीं आते हैं, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी करते हैं, पिछली बार विराट कोहली का विकेट भी लिया था, लेकिन रसल है मेरे भाई, रसल की मसल के आगे गेंदबाज बेकार, अगर गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज बेकार। 140-45 की रफ्तार से गेंदबाजी भी कर सकते हैं, और 180-200 की रफ्तार से बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, 200-250-300 की रफ्तार से भी। हर गेंद पर अगर 4 गेंदों पर छक्के मारने की ताकत रसल रखते हैं, ये रसल के अंदर पावर है जाहिर तौर पर। तो यहां पर देखिए, पता है अब की बार भी 2023 में भी रसल सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं केकेआर के लिए, अगर केकेआर को चैंपियन बनना है। रसल को अपने मसल दिखाने पड़ेंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो यहां पर भी मैं रसल को ऊपर रखूंगा, ब्रेविस ठीक है, लेकिन रसल को मैं ऊपर रखना चाहूंगा। नंबर 7 पर देखिए, यहां पर मुझे मुंबई बहुत कमजोर नजर आई। नंबर 7 पर मुझे मुंबई बहुत कमजोर नजर आ रही है। नंबर 7 पर कोई खिलाड़ी नहीं है अभी, और इनको लेने हैं, और लेना भी है भारतीय, क्योंकि विदेशी लेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि उसको खिलाएंगे तो फिर किसको बाहर बैठाएंगे, ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अब की बार जोफ्रा आर्चर भी वापस आ रहे हैं, तो एक और विदेशी खिलाड़ी आपका परमानेंट आने वाला है स्क्वाड में। तो यहां पर मुंबई को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, और एक इंडियन खिलाड़ी को लेना पड़ेगा। अगर इंडियन खिलाड़ी को नहीं ले पाए तो आप फिर फंस जाएंगे, फिर आपकी टीम बिखरी नजर आएगी, फिर आपकी टीम के ऊपर सवाल खड़े होंगे। तो यहां पर आपको एक इंडियन खिलाड़ी लेना है अगर आपको बेहतर करना है। तो यहां तो मुंबई की टीम मुझे बहुत कमजोर नजर आ रही है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। यहां पर शार्दुल ठाकुर, बुमराह, तो नो डाउट देखिए, अब टक्कर लेता हूं मैं उमेश यादव और बुमराह की गेंदबाजी के तौर पर। तो उमेश यादव और बुमराह अगर मैं बात करूं तो देखिए, अब यहां पर आप हो सकता है कि मेरी बात से सहमत हो या फिर ना हो, ये बात आपको मैं समझाता हूं। देखिए, जसप्रीत बुमराह की अगर मैं पिछले 2-3 साल के आंकड़े निकाल कर देखूं तो जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, रन नहीं देते हैं, लेकिन विकेट नहीं मिलते हैं जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि जो विपक्षी बल्लेबाज होता है वो उनको संभाल कर खेलता है, उनके ऊपर रिस्क ही नहीं लेता है। अब जब रिस्क नहीं लेगा तो विकेट नहीं मिलेंगे। 2022 IPL में भी हमने देखने को मिला कि विकेट नहीं चटके जसप्रीत बुमराह से। तो यहां पर उमेश यादव ने पहले ओवर में विकेट चटकाया, पावर प्ले में आकर विकेट चटकाया। तो मुझे, अगर मैं फॉर्म को देखूं, और वैसे भी जसप्रीत बुमराह चोटिल हैं, चोटिल होकर वापसी करेंगे,
जाएंगे तो क्या वापसी करना उतना आसान होगा जसप्रीत बुमराह के लिए जो पहले थे? तो यहां पर मैं देखिए अगर प्रैक्टिकली सोचूं और प्रैक्टिकली आपको समझाऊं तो मुझे जसप्रीत बुमराह उतने इफेक्टिव नजर नहीं आएंगे 2023 में, क्योंकि चोटिल होकर वापस आएंगे, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, T20 विश्व कप खेले नहीं। तो यहां पर सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आखिर जसप्रीत बुमराह क्या उसी तरीके से वापस, और विकेट नहीं मिलते हैं उनको, यह बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर मैं उमेश यादव को ऊपर रखूंगा, नो डाउट आप भी इस बात से सहमत होंगे, उमेश यादव को ऊपर रखूंगा, क्योंकि नाम पर मत जाइए, काम पर जाइए, काम कौन कैसा कर रहा है इस पर जाइए। और उमेश यादव को बांग्लादेश वाले दौरे पर भी भेजा जा रहा है, वहां भी अच्छा करने की उम्मीद है। तो मैं उमेश यादव को बेहतर समझता हूं यहां पर जसप्रीत बुमराह से। अब बात आती है विदेशी जोफ्रा आर्चर और लोकी फर्गुसन और आपकी सऊदी की, ये विदेशी को मैं आपस में एक बार टक्कर करवाता हूं। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि लोकी फर्गुसन इस वक्त फॉर्म में है, रफ्तार उनके पास है, रफ्तार जोफ्रा आर्चर के पास भी है। सऊदी फॉर्म में है, विकेट चटका रहे हैं, स्विंग उनके पास है, तो रफ्तार नहीं स्विंग इनके पास है, लेकिन जोफ्रा आर्चर के पास रफ्तार है। अब यहां पर बात सारी क्या है, यहां पर बात यह है कि जोफ्रा आर्चर पिछले 1.5-2 साल से बाहर है मैदान से, वो मैदान पर नहीं है। अब वो 1.5-2 साल बाद अगर वापसी कर रहे हैं तो क्या उस तरीके की गेंदबाजी कर पाएंगे, क्या उस तरीके की लय में नजर आएंगे, क्या उस तरीके से विकेट चटका पाएंगे, क्या उस तरीके से सटीक बाउंसर लगा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो यहां पर भी मैं केकेआर को ऊपर रखना चाहता हूं। हालांकि जोफ्रा आर्चर का नाम बड़ा है, बहुत बड़ा स्टेटस है जोफ्रा आर्चर का वर्ल्ड क्रिकेट में तेज गेंदबाजों के तौर पर, लेकिन अब नहीं मुझे नजर आता, क्योंकि चोट से वापसी कर रहे हैं और चोट से वापसी करना उतना आसान नहीं होता है। वो लाइन पकड़ना, लाइन लेंथ पकड़ना, वो उस तरीके की गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता है। इसलिए मेरे हिसाब से यहां भी केकेआर मुझे मजबूत नजर आ रही है मुंबई से। अब बात आती है, ये मैं टक्कर कर देता हूं, शार्दुल ठाकुर और बेरेंड्रोफ दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं। तो यहां पर देखिए जेसन बेरेंड्रोफ, थोड़ा सा मुझे पलड़ा हल्का सा जेसन बेरेंड्रोफ का नजर आता है, क्योंकि वो डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज हैं, ज्यादा रन नहीं देते हैं। शार्दुल ठाकुर थोड़े से महंगे साबित हो जाते हैं, हालांकि बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं दोनों को 50-50 रखूंगा। एक बल्लेबाजी के तौर पर थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव साबित हो जाता है, एक गेंदबाजी के तौर पर थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। तो यहां पर दोनों को मैं 50-50 रखूंगा, शार्दुल ठाकुर और बेरेंड्रोफ को। अब बात आती है चक्रवर्ती और शौकीन, तो नो डाउट चक्रवर्ती को मैं हमेशा पीछे रखूंगा, क्योंकि चक्रवर्ती के अंदर वो ताकत नहीं नजर आती, वो ताकत मुझे वरुण चक्रवर्ती के अंदर नजर नहीं आती है। मैं तो बोलता हूं कि वरुण चक्रवर्ती की जगह कोई दूसरा स्लैश में कर दीजिए, तो उसके हिसाब से भी मेरे हिसाब से बेहतर होगा। तो ये प्लेइंग 11 की ताकत अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पूरी टीम के एनालिसिस जो मैं करता हूं, हमेशा पूरी टीम का एनालिसिस उसको करते हैं। तो पूरी टीम के एनालिसिस में अगर मैं टॉप 3 देखूं, रोहित, ईशान, टिम डेविड और स्काई, चलिए टॉप 3 कर लेते हैं, इधर से भी टॉप 4 कर लेते हैं, इधर से भी टॉप 4 करते हैं, इधर से भी टॉप 4 करते हैं। तो मुझे टॉप 4 में केकेआर ऊपर नजर आती है, टॉप 4 में मुझे केकेआर ऊपर नजर आती है, क्योंकि टॉप 4 बल्लेबाजी वो बल्लेबाजी होते हैं जो बड़े स्कोर को बनाने में मदद करती है। अगर आपका टॉप 4 मजबूत है, अगर आपका टॉप 4 रन बना रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर बना सकते हैं, आप कहीं ना कहीं 150 मतलब 200 के आसपास पहुंच सकते हैं अगर टॉप 4 आपका मजबूत है। और इनके पास गुरबाज, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर और रिंकू, ये चारों खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और रन भी बना रहे हैं। अगर श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा छोड़ दे तो ये 3 खिलाड़ी तो रन बना ही रहे हैं। जबकि मुंबई की अगर मैं बात करूं तो रोहित, ईशान दोनों फ्लॉप हैं। हाँ, स्काई, टिम डेविड, स्काई बस केवल, टिम डेविड पर भी मैं उतना भरोसा नहीं जताऊंगा। हाँ, सूर्य कुमार यादव अकेले टॉप 4 में ऐसे खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं जो रन बना रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर अकेला चना कब तक भाड़ फोड़ेगा, अकेला चना कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला खिलाड़ी क्या करेगा। अगर आपका टॉप 4 कमजोर है, ऊपरी क्रम बहुत कमजोर है, तो निचले खिलाड़ी पर प्रेशर आ जाता है, ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाता है, वो विकेट बचाए या फिर रन बनाए, वो वहां पर फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए आपका टॉप 4 मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मुझे टॉप 4 में केकेआर मजबूत नजर आ रही है मुंबई से। अब बात करते हैं मध्यम क्रम की, तो मध्यम क्रम में इनके पास कौन है, तिलक वर्मा है, ब्रेविस है, उसके बाद में कोई नंबर 7 पर आएगा, और इनके पास क्या है, वेंकटेश अय्यर है, रसल है और नरेन है। तो मेरे हिसाब से मध्यम क्रम भी मुझे भाई केकेआर का मजबूत नजर आ रहा है, मुझे तो केकेआर का मध्यम क्रम भी मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि रसल, नरेन, शार्दुल भी नीचे बल्लेबाजी कर लेंगे। रसल और नरेन तो भाई ताकत है ही है, विदेशी ताकत है। और यहां पर मुझे तिलक वर्मा, ब्रेविस थोड़ा जरूर है, अब ये देखना होगा नंबर 7 पर कौन आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुंबई, मुझे मध्यम क्रम में भी वो ताकत नजर नहीं आ रही। और मुंबई ने देखिए पिछली बार 2022 की भी अगर मैं बात करूं तो मध्यम क्रम में मुंबई पिछली बार भी कमजोर थी, वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे थे। पोलार्ड को कई बार मौका ऐसा मिला था कि वो मैच को जिता सकते थे, आखिर में आकर फिनिश कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। कई सारे खिलाड़ियों को मौका मिला, टिम डेविड थे उनको मौका मिला, ब्रेविस को मौका मिला, तो मतलब डेनियल सैम थे उनको कई
बार मौका मिला, तो इन तमाम खिलाड़ियों को मौके मिले थे पिछली बार 2022 में, लेकिन प्रेशर में ये खिलाड़ी काम नहीं कर पाए, प्रेशर में ये खिलाड़ी अपनी टीम को मैच नहीं जिता पाए। अब की बार भी वही होगा। कोई हार्दिक जैसा खिलाड़ी नहीं है मुंबई के पास जो रन बनाए, पोलार्ड का जो फॉर्म होता था वो खिलाड़ी अब मुंबई के पास नजर नहीं है। तो मध्यम क्रम मुझे मुंबई का बहुत कमजोर नजर आ रहा है इस बार भी बहुत कमजोर मुझे मुंबई का मध्यम क्रम नजर आ रहा है, क्योंकि वो मुंबई उन खिलाड़ियों को हमेशा मिस करेगी। हार्दिक, कुणाल पांड्या और पोलार्ड, इन तीन खिलाड़ियों को मध्यम क्रम में मुंबई हमेशा मिस करेगी, और जब तक ये तीन खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट परफेक्ट नहीं मिलेगा मुंबई कभी चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगी। अब बात करते हैं स्पिनर्स की। देखिए स्पिनर्स में इनके पास सुनील नारायण है और वरुण चक्रवर्ती हैं, और यहां पर मुझे कोई वो स्पिनर नजर नहीं आ रहा है जो एकदम वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो। शौकीन कार्तिक नए स्पिनर हैं, सीख रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, लेकिन नए हैं। तो यहां पर ब्रेविस भी बिल्कुल ऐसे ही नए हैं, टिम डेविड भी उसी तरीके के हैं। तो मुझे कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर इस टीम के पास हो। तो यहां पर स्पिनर के तौर पर भी मुझे केकेआर मजबूत नजर आ रही है भाई, क्योंकि इनके पास सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती भी मिस्ट्री स्पिनर है, चल गई तो मजा भी आ जाएगा। तो यहां पर मुझे भाई ये केकेआर भी स्पिनर के मामले में मजबूत नजर आ रही है। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी की। तेज गेंदबाजी की भी बात करनी चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो तेज गेंदबाजी के तौर पर इनके पास रसल है, शार्दुल ठाकुर है, उमेश है और फर्गूसन है। चार अच्छे खिलाड़ी हैं जो विकेट ले रहे हैं, जो इस वक्त फॉर्म में है, विकेट भी ले रहे हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं बेरेंड्रोफ, जोफ्रा और बुमराह। अब यहां पर तेज गेंदबाजी में भी मुझे केकेआर मजबूत नजर आ रही है। आप लोग भी समझ रहे होंगे। देखिए अगर प्रैक्टिकली देखें तो आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि मुझे केकेआर यहां तेज गेंदबाजी में भी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास फर्गूसन, साउदी दोनों फॉर्म में है, विकेट भी ले रहे हैं। उमेश यादव फॉर्म में है, विकेट भी ले रहे हैं, टीम इंडिया के साथ भी है। शार्दुल ठाकुर फॉर्म में है, विकेट भी ले रहे हैं, टीम इंडिया के साथ भी है। रसल विकेट चटकाते हैं। तो ये चारों गेंदबाज बहुत अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं केकेआर में। जबकि बुमराह चोटिल है, वापसी करेंगे। अब कैसी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। जोफ्रा चोटिल थे, 2 साल से बाहर थे, वापसी करेंगे, कैसी वापसी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बेरेंड्रोफ पर अकेला चना कब तक बाहर फोड़ेगा, क्या करेगा अकेला चना। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुंबई की टीम तो मुझे अभी भी सबसे कमजोर नजर आ रही है। 2022 के बाद 23 में मुझे मुंबई अभी भी सबसे कमजोर नजर आती है। केवल एक खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को अगर मैं छोड़ दूं, केवल सूर्य कुमार यादव को अगर मैं छोड़ दूं, तो पूरी स्क्वाड में मुझे कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा जो अपने दम पर मैच जिता सकता हो। 2023 में भी अपने दम पर जो मैच जिता सकता हो, सूर्य के अलावा मुझे कोई खिलाड़ी ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। जबकि केकेआर के पास एक अच्छी स्क्वाड है। तो जब ये टक्कर होगी, जब इन दोनों टीमों की टक्कर होगी 2023 में, तो मुंबई तो मुझे बहुत कमजोर नजर आ रही है, और केकेआर तो मुझे मुंबई के आगे चारों डिपार्टमेंट में मजबूत नजर आ रही है। तो यहां पर आपका इस प्रेडिक्शन पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुंबई की इस खस्ता हालत पर आपका क्या कहना है, क्या क्या बदलाव मुंबई को करने चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। और आपको किस टीम की तुलना देखनी है, कंपैरिजन देखना है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आईपीएल 2023 की इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।